नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए देहरादून को सीएम की सौगात। मिट्टी बेरी परवल मार्ग का किया शिलान्यास। धामी बोले, सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध। आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। हर विधानसभा सीट का हो रहा गहन मंथन। संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा। देहरादून में भारत रंग महोत्सव का भव्य आगाज। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में सजेगा रंगमंच का महाकुंभ। कलाकारों को मिलेगा प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर। चंपावत में आशा कार्यकर्ताओं का धरना। 35,000 मानदेय और राजकीय कर्मचारी घोषित करना मुख्य मुद्दा। हड़ताल से अस्पताल सेवाएं प्रभावित। और डोईवाला में 2 महीने से बदबूदार पानी की सप्लाई। नाराज लोगों का जल संस्थान पर प्रदर्शन। जल्द समाधान नहीं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में मिट्टी बेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया और क्षेत्र को मिली इस सौगात पर आभार जताया है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी सहसपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मिट्टी बेरी परवल रास्ते के चौड़ीकरण की आधारशिला रखी। ये रास्ता लंबे समय से सकरा होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सड़क चौड़ीकरण से आवागमन सुगम होने के साथ साथ क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही क्षेत्रवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और जनसांख्यिकी संतुलन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हालिया की घटनाओं के बीच सरकार ने यह साफ संकेत दिया कि सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या डेमोग्राफी से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में भाजपा के महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि सरकार शुरू से ही इस नीति पर काम कर रही कि जो लोग प्रदेश के विकास में सहयोग करेंगे उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा और सरकार सहयोगी की भूमिका निभाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई उत्तराखंड में आपराधिक कृत्य करता है या जनसांख्यिकी स्थिति को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। से कहा है कि जो इस देवभूमि में सकारात्मक काम करेगा, अच्छे काम करेगा, तो उनका उत्साहवर्धन होगा, सरकार उनकी मनोबल को बढ़ाएगी और उसमें एक सहयोगी की भूमिका में सरकार रहेगी। लेकिन जो इस उत्तराखंड में चाहे वो डेमोग्राफी हो, उसमें कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेगा या कोई आपराधिक कृत्य इस उत्तराखंड में करेगा तो सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करेगी। और उस पर कार्रवाई नहीं, वो एक कार्रवाई समाज के लिए भी नजीर बनेगा। इस पर सरकार बहुत प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से एक दो जो घटनाएं हुई हैं इसमें, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम तत्परता दिखाते हुए संवेदनशीलता के साथ, सक्रियता के साथ जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ने का काम किया है। इसलिए सरकार का स्पष्ट मानना है कि इस देवभूमि में अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। पार्टी स्तर पर हर विधानसभा सीट का गहन विश्लेषण किया जा रहा और संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने बताया कि संगठन का पूरा फोकस प्रत्येक सीट पर है और वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार संवाद कर रही रणनीति बनाई जा रही। उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह, हरीश रावत सहित तमाम
वरिष्ठ नेता और जिला स्तर के प्रभावशाली कार्यकर्ता मिलकर हर विधानसभा की राजनीतिक स्थिति का आकलन कर रहे हैं कि सीट पर कौन मजबूत प्रत्याशी हो सकता है, भाजपा किसे मैदान में उतार सकती है और स्थानीय समीकरण क्या है। इन सभी पहलुओं पर गंभीर चर्चा हो रही है। सीट पे फोकस है। मान्य प्रीतम भाई, मैं मान्य हरीश रावत जी, हमारे जो है गौदयाल जी, करण मेहरा, जो हमारे सभी वरिष्ठ लोग हैं और सभी जो जिलों के बहुत प्रभावशाली लोग हैं हर जिलों में, चाहे कुंजवाल जी हों, स्वयं सिंह जी हों, सबसे हमारी बातचीत होती है और हम हर सीट को फोकस कर रहे हैं। भाई यमकेश्वर में हमारे कौन निकाल सकता है, लहसुन में कौन निकाल सकता है, वो पुरोला में कौन सीट निकाल सकता है, यमुनोत्री में कौन निकाल सकता है, भाजपा का कौन कैंडिडेट होगा, हमारा कौन होगा। हम हर सीट पर मंथन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। देहरादून के हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया जा रहा भारत रंग महोत्सव कार्यक्रम, जो कि 12 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, बताया ये जा रहा कि ये महोत्सव भारतीय रंगमंच सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति को समर्पित एक भव्य आयोजन है, जिसका उद्देश्य देश भर के विभिन्न नाट्य परंपराओं और प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। में इस भूमि पर भारत रंग महोत्सव 2026 का आयोजन 12 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। यह महोत्सव भारतीय रंगमंच संस्कृति और कलात्मक अभिव्यक्ति को समर्पित एक भव्य आयोजन है, जिसका उद्देश्य देश भर की विविध नाट्य परंपराओं और प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। इस 4 दिवसीय उत्सव के में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधि, रंगकर्मी, नाट्य दम युवा कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के दौरान नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, संवाद सत्र एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। 35,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय और राजकीय कर्मचारी घोषित करने सहित कार्यस्थल पर आशाओं को सम्मान देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज प्रदेश की आशा कार्यकर्ता 1 दिवसीय धरना दे रही। चंपावत जिले के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में आज गुरुवार को आशा कार्यकर्त्री संगठन जिला अध्यक्ष सरस्वती पुनेठा के नेतृत्व में आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में धरना दिया, जिस कारण अस्पताल में आशाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्य पूरे तरीके से प्रभावित रहे हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। आशा कार्यकर्त्री संगठन जिलाध्यक्ष सरस्वती पुनेठा ने कहा कि आज मांगों को लेकर चंपावत जिले के समस्त आशाएं हड़ताल पर हैं और कहा कि आशा स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाती है और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को पूरी ईमानदारी से करती है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा। हमको अनदेखा कर रही है सरकार। से हमें यही है कि कहना कि वो हमें मानदेय दे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा काम है उस प्रकार से हमें दिया नहीं जा रहा है। छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं तो वो भी कभी मतलब कहते हैं कि आशाओं को 7,000 6,000 मानदेय मिल रहा, लेकिन कोई नहीं मिल रहा हमें 6-7 हज़ार। जो भी मिल रहा टुकड़ों में मिल रहा, वो टुकड़ों में भी अगर हमारे वहाँ उतने केस होंगे तब मिलता है। अगर केस किसी दिन कम हो जाता, बाहर केस जाता है, तो जो हमें बाहर केस जाने पर हमारे जो है तो पैसे वैसे ही कट जाते हैं गर्भवती महिलाओं के। सरकार से 2006 से हमारी लगातार यही मांग है कि सरकार हमको मानदेय दे। एक मजदूरी करता है तो उसको दिन भर का शाम को पैसा मिलता है। हम महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है सरकार, महिलाओं को दबा रही है। जहाँ आके सरकार का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को तो सबसे पीछे छोड़ा जा रहा है। सरकार ने 2006 में जब आशा प्रोग्राम शुरू करा था तो हमको मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर की बचाने के लिए, और आज कोई काम ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन सर्वे है, कहीं को हेल्प डेस्क में ड्यूटी है, मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराना है, सब में हमको शामिल कर रखा है। हमें सरकार अनगिनत काम कराई जा रही है, उसका हम कुछ नहीं मिल रहा है। और हमें सरकार से ये मांग है कि हमें न्यूनतम वेतन एक मुश्त उसमें दिया जाए और रिटायरमेंट में आशाओं की पेंशन हो और आशाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जो आशाओं से अनगिनत काम कराते हैं उसका भी हमें कुछ न कुछ मिले।
डोईवाल नगर पालिका के कुड़कावाला क्षेत्रवासी पिछले 2 महीने से गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे लोगों में काफी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा। समस्या के समाधान में देरी से नाराज लोगों ने जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नलों से आने वाला पानी मटमैला और दूषित है। कई घरों में बच्चों और बुजुर्गों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त जैसी शिकायतें होने लगी हैं। जल संस्थान में कई बार शिकायत के बावजूद जल संस्थान कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। संस्थान के अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर टालमटोल रवैया अपना रहे हैं। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर जल संस्थान ने जल्द ही पानी की गुणवत्ता को नहीं सुधारा तो ग्रामीण बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। जा रहा है बेटा, और हम बहुत परेशान हैं। क्या नाम, इतना भी करो, उबालो, कुछ करो, फिर भी गंदा पानी, उससे पेट में दर्द हो रहा है, सो रहे हैं। मुझे खुद उल्टी हुई है, दस्त हुए हैं मुझे। मैं परेशान रही 3-4 दिन, और फिर पानी उबाल के थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं, उससे बहुत परेशानी है। और 2 महीने से इन्होंने कर रखा है, तो क्या हम बिल देंगे? आप बताओ। 2 महीने का बिल हम देने के नहीं है बिल्कुल भी, जब तक ये पानी साफ नहीं होगा। और हमें ये टाइम दे कि पानी कब तक साफ होगा, तब हम इनका इंतजार करेंगे। नहीं तो हमके बच्चों ने एप्लीकेशन देके गए थे, और इसके बाद इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद फिर हमें आज मजबूर होके आना पड़ा। जैसे गंदा पानी पी रहे, बहुत गंदा पानी आ रहा हल्के में, बच्चे भी बीमार हो रहे, हम भी बीमार हो रहे। यहाँ एप्लीकेशन दियोगी लिख के, बच्चों ने यहाँ सुनवाई नहीं करी, और 2 महीने से बहुत गंदा पानी पी रहे हम। इसकी सुनवाई करो, अच्छा पानी दो। क्या चाहते हैं? अच्छा पानी, साफ पानी। हमें साफ पानी नहीं मिला तो हम यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे आके यहाँ। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा,
अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। माजरी ग्रांट में एक व्यक्ति ने स्वयं को ऋषिकेश का श्रम प्रवर्तन अधिकारी बताकर स्थानीय ढाबे में पहुंचकर कर्मचारियों से ढाबे और स्टाफ से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की मांग की। इस दौरान उसने कर्मचारियों से अभद्र भाषा में बात करते हुए उन्हें डराने धमकाने का प्रयास भी किया। ढाबा संचालक के अनुसार रवनीत सिंह नामक ये व्यक्ति ढाबा 90 पर आया हुआ था और पहले भी अन्य ढाबों पर जाकर इसी तरह पैसों की मांग कर चुका है। संदेह होने पर कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से वो चला गया था। मामले की शिकायत पुलिस से की जाएगी। श्रम विभाग ने जांच की बात कही है। अपने आप को श्रम प्रवर्तन अधिकारी बताकर और दस्तावेजों की मांग करते हैं और डरा धमका रहे हैं। सर निसंदेह जब अगर कहीं मौके पे मिल जाते हैं और जो प्रतिष्ठान स्वामी अगर पकड़ लेते हैं तो उनके खिलाफ नामजद मुकदमा किया जाएगा। पद के दुरुपयोग का प्रयोग करने के हेतु जो भी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और मैं साथ ही सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जो क्षेत्र अंतर्गत ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत है सबको सूचित भी करना चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी जैसे जो असामाजिक तत्व हैं अपने आप को श्रम प्रवर्तन अधिकारी या कोई अधिकारी बता के भ्रमित करने का प्रयास करते हैं तो उस पे उसका संज्ञान पुलिस विभाग को संबंधित विभाग को अवश्य दें। ये है कि 2-3 दिन पहले एक ढाबा हमारा अमृतसरिया ढाबा के नाम से छिदरवाला में है, वहां पे एक व्यक्ति गए, उन्होंने अपने आप को लेबर इंस्पेक्टर बताया और स्टाफ से अटेंडेंस मांगी। स्टाफ ने कहा कि आप हमारे दूसरी ब्रांच में चले जाओ या आज हमारे सर नहीं है उनसे ले लेना। तो ये वहां से चले गए और स्टाफ को इन्होंने हड़काया कि मैं ये ढाबा बंद करवा दूंगा, आपको पता लग जाएगा, लेबर इंस्पेक्टर को कागज नहीं दिखा रहे हो, आपको मैं नोटिस सर्व करूंगा। तो हमने भी सोचा ये लेबर इंस्पेक्टर होंगे। फिर हम लेबर डिपार्टमेंट वाले जो है उनसे हमने वो बोले कि नहीं, इस नाम से कोई भी लेबर इंस्पेक्टर यहाँ पे नहीं है। ऋषिकेश के जो लेबर इंस्पेक्टर हैं उनका नाम मिस्टर आनंद है, ये सरदार जी हैं, आपने देखा है। उसके बाद ये आज हमारे ढाबे पे दूसरी ब्रांच पे आए हमारे पे और स्टाफ को बोले कि आप मुझे अटेंडेंस दिखाइए, मैं लेबर इंस्पेक्टर हूँ। उसने कहा हमारी अटेंडेंस ऑनलाइन लगती है, आप मुझे आई कार्ड दिखाइए, मैं आपको अटेंडेंस दिखा दूंगा। इन्होंने कहा बदतमीजी कर रहा मेरे साथ, तेरा ढाबा बंद करवा दूंगा। तो उस टाइम मैं मौजूद था, मैंने सोचा मैं ये वाली जो भाषा इन्होंने यूज की है उस टाइम, ये किसी सरकारी अधिकारी की नहीं हो सकती है। तो मैंने इनको बोला कि आप आई कार्ड दिखाइए और हमारे अगेंस्ट अगर आपको आप चलान काटना आप चलान काटिए, कोई बुक होगी आपकी गाइडलाइन के अनुसार। अगर हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर आप IASI से हैं तो हमने ऑलरेडी स्टाफ का कॉर्पोरेट इंश्योरेंस करवा रखा है, इसके अलावा अननेम्ड इंश्योरेंस भी करा रखा है, इसके अलावा हमने बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस करा रखा है। हम लोग मैंने कहा सब टाइम पे GST पे करते हैं, हर चीज हमारी सही है, हम आपसे नहीं घबराएंगे, आप हमें अपना आई कार्ड दिखाइए। इन्होंने आई कार्ड दिखाने से मना कर दिया। तो हमें उस टाइम इन पे शक हुआ कि ये कोई अधिकारी नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इस तरह से ठगी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा जाके ढाबा मालिकों को बाद में पीड़ित कर रहे हैं, उनसे रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। रुड़की में गंग नहर हादसे को करीब 18 घंटे से अधिक बीत चुके, लेकिन IIT रुड़की का छात्र अब तक नहीं मिल पाया है। बीती शाम कोतवाली रुड़की क्षेत्र अंतर्गत रविदास घाट के पास गंग नहर में डूबे IIT के स्टूडेंट आशीष शुक्ला की तलाश आज भी जारी है। जानकारी के अनुसार आशीष लगभग 6 बजे अपने दोस्तों के साथ गंग नहर किनारे घूमने गए हुए थे। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वो गंग नहर में गिर पड़े और तेज बहाव में बह गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुड़की प्रदीप बिष्ट पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। आज सुबह से एक बार फिर से
एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जल पुलिस और रुड़की आर्मी की टीमों ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान तेज कर दिया है। गंग नहर के कई किलोमीटर क्षेत्र में लगातार तलाशी की जा रही है। रुड़की के रविदास घाट के पास में कुछ छात्रों के बैठे होने और उसके उपरांत एक छात्र के पैर फिसल के गंग नहर में जाने और उसके डूबने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हमारी एसडीआरएफ की, जल पुलिस की और बाद में एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया था। जो बहे गए छात्र की आइडेंटिटी आशीष शुक्ला, जो एमबीए का छात्र था, आईआईटी रुड़की में पढ़ाई कर रहा था, अध्ययनरत था, उसके रूप में हुई है। अभी हमारी सभी सर्च टीमें लगातार लगी हुई हैं और जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कि उसकी डेड बॉडी या उसकी बॉडी को प्राप्त किया जा सके और फिर आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। देहरादून के दून अस्पताल में लगातार ओपीडी की संख्या बढ़ती जा रही, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा कि मरीजों के लिए सुविधाओं का अब अभाव नहीं होगा। अब रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, सैंपल कलेक्शन और रिपोर्ट एक ही कमरे में उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को अलग अलग काउंटरों पर नहीं भटकना पड़ेगा। चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर रविंद्र सिंह बिस्ट ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन 2,500 से 3,000 तक ओपीडी हो रही। आम लोगों की रूटीन जांच को आसान बनाने के लिए हेल्दी हार्ट एग्जीक्यूटिव पैकेज और एनीमिया प्रोफाइल सहित करीब 13 हेल्थ पैकेज तैयार किए गए हैं। सभी जांचें सरकार के द्वारा निर्धारित कम दरों पर उपलब्ध होंगी। कमरे में एक छत के अंडर उसकी जांचें, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका बिलिंग और उसकी रिपोर्ट एक ही कमरे में मिल जाएगी। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो फिट हैं और उनको लगता है कि रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने डिफरेंट पैकेजेस बना रहे हैं। जैसे हार्ट की, जैसे दिल की जांच करवानी है तो हेल्दी हार्ट पैकेज बना दिया, एक एग्जीक्यूटिव पैकेज बना दिया, एनीमिया प्रोफाइल बना दिया। तो अगर किसी को लगता है कि उसको ये जांचें करानी है तो उनके लिए हमने स्पेसिफिकली वो एक पैकेजेस डिफरेंट बना रहे हैं। लगभग 13 पैकेज अभी तक हम बना चुके हैं और उसको और इवेलुएट करके और पैकेज बनाएंगे। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए देहरादून को सीएम की सौगात, मिट्टी बेरी परवल रास्ते का किया शिलान्यास। धामी बोले सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध। आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। हर विधानसभा सीट का हो रहा गहन मंथन। संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा। देहरादून में भारत रंग महोत्सव का भव्य आगाज। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में सजेगा रंगमंच का महाकुंभ। कलाकारों को मिलेगा प्रतिभा प्रदर्शन का मौका। चंपावत में आशा कार्यकर्ताओं का धरना। 35,000 मानदेय और राजकीय कर्मचारी घोषित करना मुख्य मुद्दा। हड़ताल से अस्पताल सेवाएं प्रभावित। और डोईवाला में 2 महीने से बदबूदार पानी की सप्लाई। नाराज लोगों का जल संस्थान पर प्रदर्शन। जल्द समाधान नहीं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।